ड्यून पार्ट 1 के बाद कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ ले चुकी है, जहां पॉल को चुनना है अपनी किस्मत या पूरे ब्रह्मांड का भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं ड्यून पार्ट 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे हाउस हारकोनेन ने रातों रात हाउस एट्रेडिस पर हमला करके उन्हें लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन पॉल एट्रेडिस और उसकी मां लेडी जेसिका किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हमें एम्पायर सैटम 4 और उसकी बेटी प्रिंसेस इरलान दिखाई देते हैं। यहाँ एम्पायर ड्यूक लेटो की मौत से थोड़ा दुखी नजर आता है, क्योंकि वह उसे अपने बेटे जैसा मानता था। वहीं दूसरी तरफ हम बैरोन व्लादिमीर हारकोनेन और उसके बड़े भतीजे ग्लोसो रपान को देखते हैं। बैरोन रपान को आदेश देता है कि वहाँ अराकिस पर जाकर फिर से स्पाइस माइनिंग शुरू करे और वहाँ के हालात को अपने कंट्रोल में ले आए। दूसरी ओर हमें पॉल और जेसिका दिखाई देते हैं, जो फेरमन लोगों के साथ मिलकर अराकिस के रेगिस्तान में रह रहे होते हैं। यहाँ वे हारकोनेन के सैनिकों पर हमला करते हैं। भले ही उनके सैनिकों के पास आधुनिक और शक्तिशाली हथियार होते हैं, लेकिन फिर भी फेरमन उन्हें आसानी से हरा देते हैं, क्योंकि यह रेगिस्तान उनका घर है और इस जगह पर उनसे बेहतर कोई नहीं लड़ सकता। इसी लड़ाई के दौरान पॉल भी एक हारकोनेन सैनिक को मार देता है, लेकिन तभी एक दूसरा सैनिक पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी जेसिका समय पर पहुंचकर उस सैनिक को मार देती है और पॉल की जान बचा लेती है। इसके बाद पॉल अपनी मां से पूछता है कि वह और उसकी बहन कैसी हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेसिका अभी भी प्रेग्नेंट है और वह अपने गर्भ में पल रही बेटी आलिया से किसी हद तक संवाद भी कर सकती है। इसके बाद स्टीलगार उन्हें सलाह देता है कि आगे आने वाले हमलों से बचने के लिए उन्हें जगह बदलनी होगी। फिर सभी फेरमेंस एक नई सुरक्षित लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रपान को उसका एक आदमी बताता है कि उसके कई सैनिकों को फेरमेन ने मार दिया है। यह सुनकर रपान गुस्से से भर जाता है और गुस्से में अपने ही आदमी को मार देता है। इसके साथ ही वह कसम खाता है कि अब वह सभी फेरमेंस को खत्म कर देगा। उधर स्टीलगार पॉल और जेसिका को अपने कबीले के बाकी लोगों के पास ले जाता है। यहाँ सभी फेरमेन पॉल को देखकर उसे लिसान अल करीब कहने लगते हैं, यानी वह मसीहा जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन पॉल खुद कंफ्यूज होता है कि आखिर ये लोग उसे ऐसा क्यों मान रहे हैं। तभी स्टीलगार अपने साथियों को बताता है कि पॉल ने उनके सबसे बहादुर योद्धा जेम्स को हराया था और इसी वजह से उसे भी लगता है कि पॉल वही चुना हुआ इंसान हो सकता है। जेसिका भी पॉल से कहती है कि अगर उन्हें हारकोनेन को हराना है तो उन्हें फेरमेंस का भरोसा जीतना होगा और उन्हें अपने साथ करना होगा। इसके बाद फेरमेन लोग जेम्स के शरीर को एक कपड़े से ढकते हैं और फिर उसकी बॉडी से सारा पानी निकालते हैं। वे उस पानी को एक बड़े जलाशय में इकट्ठा करते हैं। दरअसल यह उनकी परंपरा होती है, क्योंकि अराकिस पर पानी सबसे कीमती चीज़ है। स्टीलगार जेसिका को बताता है कि वे लोग खुद प्यासे रहना पसंद करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने किसी साथी का पानी खुद नहीं पिया है, बल्कि उसे इकट्ठा करके भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। जब जेसिका उस जलाशय को देखती है तो उसे अंदाजा होता है कि कितने फेरमेंस अपनी जान गंवा चुके हैं। स्टीलगार आगे बताता है कि उनका मानना है जब यह जलाशय भर जाएगा तब उनका मसीहा आएगा और उन्हें आज़ादी दिलाएगा। इसके बाद स्टीलगार जेसिका से कहता है कि उनकी पुरानी रेवरेंड मदर अब मरने वाली हैं और उन्हें एक नई बहन चाय की ज़रूरत है। वह जेसिका से कहता है कि अब उससे यह जिम्मेवारी संभालनी होगी। जेसिका इस बात के लिए मान जाती है और पॉल को भी इसके बारे में बताती है। इसके बाद वह पुरानी रेवरेंड मदर के पास जाती है। दूसरी तरफ पॉल चानी और उसके साथियों से पूछता है कि क्या वे भी उसे मसीहा मानते हैं। चानी साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे ये सारी बातें सिर्फ एक कहानी या झूठ लगती है। हालांकि उसकी बातों से यह भी महसूस होता है कि वह पॉल को पसंद करने लगी है। इधर जेसिका को एक खास नीला तरल पिलाया जाता है, जिसे वाटर ऑफ लाइफ कहा जाता है। यह एक बेहद खतरनाक रस्म होती है। इसे पीने के बाद जेसिका की हालत बिगड़ने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो जाती है। पुरानी रेवरेंड मदर समझ जाती हैं कि जेसिका प्रेग्नेंट है और इस हालत में यह पानी पीना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन जेसिका फिर भी बच जाती है। अब स्टीलगार और बाकी फेरमेंस यह मानने लगते हैं कि जेसिका सच में खास है और पॉल वाकई उनका मसीहा हो सकता है। पॉल यहाँ सबको बताता है कि उसकी माँ एक बैन है और वाटर ऑफ लाइफ पीने के बाद इंसान को अपने अस्तित्व और भविष्य की गहरी समझ मिलती है, लेकिन पॉल अभी यह पानी पीने से मना कर देता है। इसके बाद स्टीलगार पॉल को फेरमेन के तरीके सिखाने के लिए रेगिस्तान में लेके जाता है। वह उसे सैंडवॉर्म से बचने के तरीके सिखाता है। थोड़ी देर बाद चानी भी वहाँ पहुँच जाती है। पॉल को रेत पर चलने का खास तरीका सिखाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनने लगता है।
उधर जेसिका यह फैसला करती है कि वह अब फेरमैन के बीच यह बात फैलाएगी कि पॉल ही उनका मसीहा है, ताकि सभी फेरमैन एकजुट होकर हैरकनन के खिलाफ लड़ सकें और पॉल अपने पिता की मौत का बदला ले सके। इसके बाद हैरकनन फिर से स्माइस माइनिंग शुरू करते हैं, लेकिन पॉल और फेरमैन उन पर हमला कर देते हैं। जमीन पर लड़ाई चल ही रही होती है कि तभी ऊपर से हैरकनन के जहाज भी हमला करने लगते हैं। चानी उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी पॉल दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उसी मौके का फायदा उठाकर चानी सटीक निशाना लगाकर उन सभी सैनिकों को खत्म कर देती है। इसके बाद सभी फेरमैन मिलकर वहां मौजूद हैरकनन के बाकी सैनिकों को भी खत्म कर देते हैं। इस जीत के बाद पूरा कबीला जश्न मनाने लगता है। तभी पॉल सबके सामने कहता है कि अब उन्हें यहीं नहीं रुकना चाहिए, बल्कि उत्तर की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां अभी भी हैरकनन के सैनिक स्पाइस निकाल रहे हैं। अगर उन्हें सच में एरेकिस और फेरमैन को आज़ाद करना है तो उन्हें उन सभी को ख़त्म करना होगा। पॉल की बात सुनकर सभी फेरमैन जोश में आ जाते हैं। अब सभी मिलकर पॉल को एक फेरमैन नाम देते हैं, मुआद्दीब, और यहीं से वे उसे अपने ही कबीले का हिस्सा मान लेते हैं। इसके बाद पॉल स्टिलगार को सैंडवॉर्म की सवारी करते हुए देखता है, जो उसे बेहद प्रभावशाली लगता है। चानी उसे कहती है कि अगर वह चाहे तो वह भी उसे यह सिखा सकती है। बातों ही बातों में पॉल चानी से अपने दिल की बात कह देता है कि वह उसे पसंद करने लगा है। यह सुनकर चानी भी मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह भी पहले से ही पॉल को पसंद करती थी। इसके बाद पॉल और फेरमैन मिलकर उत्तर में मौजूद हैरकनन के ठिकानों पर हमला करते हैं और एक एक करके उन्हें खत्म कर देते हैं। जब यह खबर बैरन व्लादिमीर हैरकनन एक तक पहुंचती है तो वह अपने भतीजे रपान पर गुस्सा हो जाता है। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने फेरमैन को नहीं रोका तो वह उसे खुद मार देगा। इधर पॉल को फिर से डरावने विजन्स आने लगते हैं, जहां वह देखता है कि भविष्य में कई लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। वह यह बात चानी को भी बताता है, जिससे वह अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है। इसके बाद स्टिलगार पॉल को सैंडवॉर्म को कंट्रोल करने के लिए जरूरी उपकरण देता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वह खुद एक सैंडवॉर्म को बुलाए। चानी और उसके कुछ साथी मजाक में पॉल से कहते हैं कि कोई छोटा सैंडवॉर्म मत बुलाना, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन चानी को यह मजाक पसंद नहीं आती। पॉल बिना किसी की बात पर ध्यान दिए रेत में थंपड़ लगा देता है और सैंडवॉर्म का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में जमीन कांपने लगती है और एक विशाल सैंडवॉर्म वहां आ पहुंचता है। इतना बड़ा सैंडवॉर्म देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब पॉल उसकी सवारी करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले सैंडवॉर्म दिशा बदलता है, लेकिन पॉल उसके पीछे दौड़ता है और आखिरकार उस पर चढ़ जाता है। फिर वह स्टिलगार द्वारा दिए गए हुक्स को सैंडवॉर्म की रिंग्स में फंसा देता है और उसे कंट्रोल करके उसकी सवारी करने लगता है। यह देखकर सभी फेरमैन खुशी से झूम उठते हैं। स्टिलगार फिर से यकीन करने लगता है कि पॉल ही उनका मसीहा है, क्योंकि उसने एक और भविष्यवाणी को सच कर दिखाया था। इसके बाद एक फेरमैन महिला जेसिका के पास आकर उसे बताती है कि पॉल ने अब तक का सबसे बड़ा सैंडवॉर्म बुलाया और उस पर सवारी भी की। जेसिका, जो अब उनकी रेवरेंड मदर बन चुकी है, इस मौके का फायदा उठाती है और सभी के सामने कहती है कि पॉल यह सब इसलिए कर पाया क्योंकि वही लिसान अल-गाइब है। धीरे धीरे जेसिका फेरमैन के मन में यह विश्वास पूरी तरह बैठा देती है कि पॉल ही उनका मसीहा है। इसके बाद जेसिका फैसला करती है कि वह अरेकिस के दक्षिणी हिस्से में जाएगी, क्योंकि वहां और भी ज्यादा फेरमैन रहते हैं। अगर वह उन्हें भी यकीन दिला दे तो पूरा अरेकिस पॉल के साथ खड़ा हो जाएगा। उधर चानी पॉल से कहती है कि जो कुछ हो रहा है वह सब उसकी माँ की वजह से हो रहा है। वह लोगों के बीच झूठ फैला रही है कि पॉल मसीहा है। यह सुनकर पॉल गुस्से में जेसिका के पास जाता है। जेसिका उसे कहती है कि उसे उसके साथ दक्षिण चलना होगा, लेकिन पॉल मना कर देता है और कहता है कि वह यहीं रहकर हैरकनन से लड़ेगा। वह अपनी माँ से यह भी कहता है कि वह लोगों को झूठी उम्मीदें देना बंद करे, लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती और कुछ फेरमैन के साथ दक्षिण की तरफ चली जाती है। इसके बाद पॉल और उसके साथी हैरकनन के स्पाई स्टोरेज डिपोट पर हमला करते हैं और उसे पूरी तरह उड़ा देते हैं। यह देखकर रपान गुस्से से पागल हो जाता है और खुद फेरमैन को खत्म करने के लिए उनके इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन यह सब पॉल की ही योजना का हिस्सा होता है। जैसे ही रपान और उनकी सेना वहां आती है, फेरमैन रेत में छिपकर उन पर हमला कर देते हैं। कुछ ही पलों में कई सैनिक मारे जाते हैं। तभी पॉल खुद रपान के सामने आता है। रपान उसे उसके फेरमैन नाम मुआद्दीब से बुलाता है, लेकिन वह अभी भी उसे पहचान नहीं पाता। हालात ऐसे हो जाते हैं कि रपान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। भागते समय फेरमैन लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रपान उसे धक्का देकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ एम्परर सैताम IV और उसकी बेटी प्रिंसेस इरोलान तक भी मुआद्दीब की खबर पहुंच जाती है और वे सोचने लगते हैं कि आखिर यह मुआद्दीब है कौन, जिसने पूरे फेरमैन्स को एकजुट कर लिया है। इरोलान रिवरेंड मदर गैस हेलेन मोहिम से पूछती है कि क्या यह पॉल हो सकता है, लेकिन मोहिम उसे तुरंत रोक देती है और कहती है कि पॉल का नाम लेना भी खतरनाक हो सकता है। वह उसे चेतावनी देती है
कि अगर यह सच बाहर आया कि पॉल जिंदा है तो एम्पायर को बड़ी राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसका सिंहासन भी खतरे में पड़ सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एम्पायर ही असल में पॉल को मरवाना चाहता था ताकि एट्रोडिस का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इधर प्रिंसेस इरोलान रेवरेंड मदर से पूछती है कि आखिर वह इस साम्राज्य को कैसे बचा सकती है। इस पर मोहिम उसे बताती है कि हाउस हैराकरन का एक और वारिस है, फेड। वह इरोलान से कहती है कि अगर वह फेड को अपने कंट्रोल में ले आए तो वे इस पूरे खेल को अपने पक्ष में कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें फेड दिखाई देता है जो बेहद ही खतरनाक और सनकी स्वभाव का इंसान है। वह अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए अपने ही आदमियों को मारता है। इसके बाद हमें कुछ कैदी दिखाए जाते हैं जिन्हें लड़ाई से पहले नशे की दवा दी जाती है ताकि वे कमज़ोर पड़ जाएं, लेकिन उनमें से एक कैदी को जानबूझकर नशा नहीं दिया जाता। इसके बाद फेड एक बड़े से एरेना में उन कैदियों से लड़ने के लिए उतरता है। वहीं पर इरोलान, उसके कुछ साथी और रेवरेंड मदर भी लड़ाई देखने के लिए मौजूद होते हैं। लड़ाई शुरू होती है और फैद पहले दो नशे में डूबे कैदियों को आसानी से मार देता है, लेकिन तीसरा कैदी जो नशे में नहीं होता उसे कड़ी टक्कर देता है। इसे देखकर फैद समझ जाता है कि यह एक ट्रैप है। फिर भी वह पीछे नहीं हटता, बल्कि वह खुद अपना शील्ड हटाता है और सीधे उस कैदी के आमने सामने लड़ने लगता है। यह देखकर बैरन काफ़ी खुश होता है। कुछ देर की ज़बरदस्त लड़ाई के बाद फैड उस कैदी को भी मार देता है और जीत हासिल कर लेता है। इसके बाद फैद बैरन से पूछता है कि उसने उस कैदी को नशे में क्यों नहीं किया, क्या वह उसे मरवाना चाहता था। इस पर बैरन कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग उसे एक असली और ताकतवर योद्धा माने। इसके बाद बैरन फेड को कहता है कि अब वह एरेकिस जाएगा और अपने भाई रपैन की जगह स्पाइस माइनिंग संभालेगा। साथ ही वह उसे लालच देता है कि अगर वह इसमें सफल रह गया तो वह उसे अगला एम्पायर बनवा सकता है। फेड ये सुनकर हैरान होता है और पूछना चाहता है कि यह कैसे संभव है। तब बैरन उसे बताता है कि एट्रोडिस पर हमले में एम्पायर का भी हाथ था और अगर यह सच सामने आ गया तो ग्रेट हाउस एम्पायर के खिलाफ हो जाएंगे और जब एम्पायर और एट्रोडिस दोनों खत्म हो जाएंगे तो सत्ता सिर्फ हैराकन के हाथ में ही रह जाएगी। यह सुनकर फैद बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद रात के समय एक लड़की उसके पास आती है जिसे रेवरेंड मदर मोहिम ने भेजा था। वह अपनी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके फैड को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। फिर वह उसका हाथ एक छोटे से बॉक्स में रखवाती है, ठीक उसी तरह जैसे पॉल का टेस्ट लिया गया था। इससे पता चलता है कि वह फैड की क्षमता को परख रही है। इसके बाद वह लड़की मोहिम के पास जाकर बताती है कि फैड को कंट्रोल किया जा सकता है और यहाँ यह भी रिवील होता है कि वह लड़की फैड के बच्चे की माँ बनने वाली है, जो बैंड की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। दूसरी तरफ हमें हारिक दिखाया जाता है जो एट्रोडिस के हमले के बाद भी जिंदा बच गया था। वह एरेकिस पर पॉल और जेसिका को ढूंढते आ जाता है, लेकिन फेरमन उसे दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी पॉल वहां पहुंचता है और गर्नी को पहचान लेता है। गर्नी भी पॉल को जिंदा देखकर बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद पॉल उसे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। गर्नी कहता है कि ड्यूक लेडो की मौत के बाद वह एरेकिस नहीं छोड़ पाया और अब वह सिर्फ बदला लेना चाहता है। फिर गर्नी पॉल को सलाह देता है कि उसे दक्षिण में जाकर बाकी फेरमन्स को भी अपने साथ जोड़ लेना चाहिए। इस पर पॉल कहता है कि वह जानता है अगर वह दक्षिण गया तो वह आसानी से जीत सकता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि लोग उसे मसीहा मानकर उसके लिए मरने लगे। इसके बाद रात में गर्नी पॉल को बताता है कि उसे एट्रोडिस के छिपे हुए न्यूक्लियर वेपन्स का स्थान पता है। यह सुनकर पॉल खुश हो जाता है क्योंकि ये हथियार युद्ध में बड़ा फर्क ला सकते हैं। वह यह बात शानी को भी बताता है और कहता है कि अब उनके पास असली ताकत आ गई है। अगले दिन गर्नी सभी को रेगिस्तान में छिपे उन हथियारों के पास ले जाता है और बताता है कि ये उनके पूर्वजों की विरासत है। दूसरी तरफ जेसिका दक्षिण में मौजूद एक और फेरमन कबीले के पास पहुंचती है। वहाँ एक महिला उसे एक छोटे सैंडवर्म को दिखाती है और फिर उसे पानी में डुबो देती है। इसके बाद उस सैंडवर्म से वही नीला तरल निकलता है जिसे कहते हैं वाटर ऑफ लाइफ। जेसिका उस महिला से कहती है कि जल्द ही एक लड़का यहाँ आएगा और इस पानी को पीना चाहेगा और उसे यह जरूर पिलाया जाना चाहिए। महिला चेतावनी देती है कि अगर कोई पुरुष इसे पिएगा तो वह जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन जेसिका उसकी बात नज़रअंदाज कर देती है। उधर पॉल को एक और भयानक सपना आता है जिसमें वह देखता है कि चानी घायल हो गई है। अचानक उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि हैराकन ने हमला कर दिया है। इसी दौरान रपान भी देखता है कि उसका भाई फेड अब एरेकिस पर आ चुका है और हमले का नेतृत्व कर रहा है। यह देखकर रपान गुस्से में भर जाता है क्योंकि अब स्पाइस का काम उससे छीन लिया गया है। फेड रपान को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर करता है। रपान गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन फेड उसे हरा देता है।
आखिरकार रबान को मजबूरी में उसके सामने झुकना पड़ता है। इसके बाद उत्तर में मौजूद सभी फेरमेंस को दक्षिण से संदेश आता है कि अब सभी को एकजुट होकर अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। यह सुनकर सभी फेरमेन दक्षिण की ओर जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन पॉल जाने से कहता है कि वह दक्षिण नहीं जाएगा, वह यहीं रहकर हरकनेन से लड़ेगा। असल में वह नहीं चाहता कि लोग उसे मसीहा माने, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। तभी उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं और इस बार उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें वाटर ऑफ लाइफ पीना होगा, तभी तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। यह सब सुनने के बाद पॉल आखिरकार दक्षिण जाने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि वह वाटर ऑफ लाइफ पीकर सच्चाई को पूरी तरह समझ सके और आने वाले खतरे से सबकी रक्षा कर सके। इधर फैद एरकिस के उत्तरी हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और पकड़े गए फेरमेंस को बेरहमी से मरवा देता है। दूसरी तरफ पॉल और बाकी फेरमेंस सैंडवॉर्म्स की मदद से दक्षिण की ओर बढ़ने लगते हैं। दक्षिण पहुंचने पर पॉल की मुलाकात उसी महिला से होती है जिसे जेसिका पहले ही निर्देश दे चुकी थी। अब वह महिला पॉल को वाटर ऑफ लाइफ पिला देती है और जैसे ही पॉल पानी पीता है उसे अचानक बैन की पिछली रेवरेंड मदर्स की यादें मिलने लगती है। साथ ही उसे कुछ बेहद गहरे विजन्स दिखाई देते हैं। इन विजन्स में वह अपनी होने वाली बहन आलिया को देखता है, जो उसे चेतावनी देती है कि जल्द ही उसे एक ऐसे पारिवारिक सच का सामना करना होगा जो उसे अंदर तोड़ सकता है। लेकिन वाटर ऑफ लाइफ पीने के बाद पॉल की हालात बिगड़ने लगती है और वो मरने जैसा हो जाता है। यह देखकर चानी टूट जाती है और जेसिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। तभी जेसिका अपनी वॉइस पावर का इस्तेमाल करती है और चानी को पॉल को बचाने के लिए मजबूर करती है। इसके बाद चानी अपने आंसू वाटर ऑफ लाइफ में मिलाकर पॉल को पिलाती है और कुछ ही पलों में पॉल वापस होश में आ जाता है। अब उसकी आंखें भी पूरी तरह नीली ब्लू हो जाती हैं। अब वह सब कुछ जान चुका होता है, जिस वजह से फेरमेन उसे लिसान अल करीब मानते हैं। इसके बाद पॉल जेसिका को बताता है कि अब वह भविष्य को साफ साफ देख सकता है और उसे यह भी समझ आ गया है कि हरकनेन को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन इसी दौरान वह एक और बड़ा सच बताता है कि जेसिका असल में बैरन व्लादिमीर हरकनेन की बेटी है। यानी पॉल सिर्फ एट्रोडिस ही नहीं बल्कि हरकनेन वंश से भी जुड़ा हुआ है। जेसिका खुद भी मानती है कि उसे यह सच वाटर ऑफ लाइफ पीने के बाद ही पता चला। अब यह सब जानने के बाद पॉल खुद को फेरमेन के मसीहा मुआदीब यानी कि लिसान अल कलीब के रूप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन चानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अब भी पॉल को मसीहा मानने से इनकार करती है। तभी कैरने उसे शांत कराता है और चेतावनी देता है कि अब फेरमेन पूरी तरह पॉल के साथ है। इसके बाद पॉल सबके सामने अपनी शक्ति दिखाता है। वह एक फेरमेन व्यक्ति के जीवन के बारे में ऐसी बातें बता देता है जो सिर्फ वही जान सकता था। अब सभी को पूरा यकीन हो जाता है कि पॉल ही उनका सच्चा मसीहा है। धीरे धीरे पूरा कबीला उसके सामने झुक जाता है। इसके बाद पॉल सभी से कहता है कि अगर वे उसका साथ दें तो वह उन्हें एक नए भविष्य की ओर ले जाएगा। सभी फेरमेंस उसकी बात मान लेते हैं। अब पॉल अपने पिता की अंगूठी पहनकर हाउस एट्रोडिस की मोहर लगाता है और एम्परर को एक खुला चैलेंज भेजता है। उसे एरकिस आकर लड़ने के लिए बुलाता है। जब यह संदेश प्रिंसेस एरोलान तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पॉल अभी जिंदा है। वह रेवरेंड मदर मोहिम से पूछती है कि क्या एट्रोडिस को खत्म करने का फैसला उसी का था। मोहिम कहती हैं कि एट्रोडिस का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था और उन्हें रोकना जरूरी था। एरोलान फिर पूछती है कि अगर पॉल ने फैट को भी हरा दिया तो क्या होगा। इस मोहिम साफ कहती है चाहे कोई भी जीते, एम्पायर की गद्दी खतरे में है। यह सुनकर एरोलान परेशान हो जाती है और अपनी राजगद्दी बचाने का रास्ता पूछती है। मोहिम उसे बताती है कि उसे इसी दिन के लिए तैयार किया गया था। इसके बाद एम्पायर खुद एरिकिस पहुंचता है। उसे देखकर हरकनेन भी हैरान रह जाते हैं। बैरन फेयरट्राउथ से कहता है कि ग्रेट हाउसेस को भी संदेश भेज दो क्योंकि अब एरिकिस पर बड़ा युद्ध होने वाला है। इधर पॉल भी फेरमेंस के साथ मिलकर एम्पायर और हरकनेन के खिलाफ अंतिम योजना बनाता है। वह आदेश देता है कि एम्पायर को जिंदा पकड़ना है। दूसरी तरफ एम्पायर बैरन से पूछता है कि क्या उसे दक्षिण में रहने वाले फेरमेंस के बारे में पता था। बैरन झूठ बोलता है कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन तभी सच्चाई सामने आने लगती है। उसी समय पॉल हमला कर देता है। वह अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके पहले दुश्मनों की डिफेंसेस तोड़ देता है। इसके बाद फेरमेन सैंडवॉर्म्स के साथ सीधा एम्पायर और हरकनेन की सेना पर टूट पड़ते हैं। एरिकिस के रेगिस्तान में एक विशाल युद्ध छिड़ जाता है। पॉल अपनी टीम के साथ अंदर घुसता है और दुश्मनों को खत्म करता हुआ सीधे बैरन तक पहुंच जाता है। फिर वह बैरन के गले पर चाकू रखता है और अपने ही नाना बैरन व्लादिमीर हरकनेन को मार देता है। इसके बाद वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उसकी लाश को रेगिस्तान में फेंक दिया जाए और एम्पायर को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। इसी दौरान गर्नी रबन को मार देता है और अपने पुराने साथियों की मौत का बदला ले लेता है। अब तक पॉल और फेरमेंस लगभग यह युद्ध जीत चुके होते हैं और रेगिस्तान में बैरन की लाश अकेली पड़ी रह जाती है, जिसे धीरे धीरे कीड़े खा रहे होते हैं।
इधर पॉल कुछ बड़े बड़े जहाज़ों को अरेकिस की तरफ आते हुए देखता है और उसे समझ आ जाता है कि ग्रेट हाउसेस यानी कि परम वंश अब यहाँ पहुँच चुके हैं। यह देखकर पॉल एम्पायरर और बाकी सभी लोगों को आमने सामने बुलाता है। एम्पायरर उसे चेतावनी देता है कि अब ग्रेट हाउसेस यहाँ आ चुके हैं और वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर पॉल करुणा से कहता है, उन्हें मेरा संदेश पहुँचाओ। अगर उन्होंने हमला किया तो हम एरिकिस के सारे स्पाइस फील्ड्स को नष्ट कर देंगे। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि स्पाइस ही पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज़ है। रेवरेंड मदर मोहिम पॉल को सोच समझकर फैसला लेने को कहती है, लेकिन पॉल गुस्से में आकर अपनी वॉइस का इस्तेमाल करता है साइलेंस, और वह तुरंत चुप हो जाती है। अब मोहिम समझ जाती है कि पॉल अब पहले जैसा नहीं रहा, वह पूरी तरह बदल चुका है। इसके बाद पॉल एम्पायरर से कहता है कि वह उसकी बेटी प्रिंसेस एरोलाइन से शादी करेगा और खुद अगला एम्पायरर बनेगा। यह सुनकर चानी का दिल टूट जाता है। फिर पॉल एम्पायरर से पूछता है कि उसने उसके पिता ड्यूक लेटो को क्यों मरवाया। एम्पायरर जवाब देता है कि लेटो बहुत भावनात्मक था और ऐसे शासक साम्राज्य को मजबूत नहीं बना सकते, इसीलिए उसे हटाना जरूरी था। यह सुनकर पॉल उसे चुनौती देता है, या तो वह खुद उससे लड़े या अपनी तरफ से किसी को भेजे। तभी फैज आगे आता है और एम्पायरर की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पॉल भी यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। लड़ाई शुरू होने से पहले पॉल उसे बताता है कि रिश्ते में तुम मेरे भाई लगते हो, लेकिन फैड पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। और फिर दोनों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट शुरू होती है। शुरुआत में फैड पॉल को पर भारी पड़ता है, वह उसे बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन पॉल हार नहीं मानता। आखिरी पल में जब फैड उसे मारने ही वाला होता है, पॉल उसका वार रोकता है और अपने खंजर से उसे घातक चोट दे देता है। फैद वहीं मर जाता है और पॉल इस निर्णायक लड़ाई को जीत जाता है। जैसे ही वह जीतता है, पूरे मैदान में गूंज उठता है, लिसान आल गालिब मुआतिब। अब पॉल एम्पायरर की तरफ बढ़ता है और उसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी प्रिंसेस एरोलान बीच में आ जाती है और कहती है अगर वह एम्पायरर को जिंदा छोड़ दे तो वह उससे शादी कर लेगी और इस तरह वह कानूनी रूप से एम्पायरर बन सकता है। पॉल यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। वह एम्पायरर को जिंदा छोड़ देता है और उसे अपने सामने झुका देता है। अब पूरा साम्राज्य पॉल के सामने झुक जाता है, लेकिन चानी नहीं। वह यह सब देखकर टूट जाती है। उसे लगता है कि पॉल ने उसे धोखा दिया है और वह यहाँ से चली जाती है। गर्नी आकर बताता है कि ग्रेट हाउसेस ने पॉल की चेतावनी ठुकरा दी है और वे हमला करने आ रहे हैं। यह सुनकर पॉल अपने सैनिकों को तैयार करता है और अगली लड़ाई के लिए निकल पड़ता है। उसी समय पॉल की बहन आलिया जेसिका से पूछती है कि अब क्या होने वाला है। जेसिका जवाब देती है कि अब तुम्हारा भाई ग्रेट हाउसेस से लड़ेगा और अब शुरू होगा एक पवित्र युद्ध, यानी एक ऐसा युद्ध जो पूरे ब्रह्मांड को बदल देगा। और इसी पावरफुल हिंट के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।